नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं राघव शर्मा। लोकमत राजस्थान की पॉडकास्ट स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस पॉडकास्ट जर्नी में हर बार एक हम नए गेस्ट के साथ आते हैं। उनकी जो बातें होती हैं, उनके ज़िंदगी से जुड़े हुए जो कुछ खास अनुभव होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। और जो आज खास गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वो अपने आप में बहुत अहम है, बहुत ख़ास है। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी बातें हैं उनकी जो हम ज़िंदगी में उतार कर अपनी ज़िंदगी को बहुत उम्दा बना सकते हैं। जी हाँ, मैं स्वागत करना चाहूँगा हरिप्रसाद शर्मा जी का। साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट स्पेशल में, हमारे चैनल में। सर, चूँकि आईपीएस रिटायर्ड है, एक पुलिस सेवा में रहने के बाद, आईपीएस अधिकारी होने के बाद, एक अनुशासनात्मक तरीके से जो जीवन जीने का तरीका होता है, जो सिस्टम होता है, वो पूरी ज़िंदगी के लिए लागू हो जाता है। सर, मैंने जो सुनी है काफ़ी चीज़ें कि डिसिप्लिन वे जो पुलिस अधिकारी रहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आते हैं, क्या मायने आप मानते हैं किस तरह का जो है वो सिस्टम डिसिप्लिन जो होता है पूरी ज़िंदगी भर काम आता है? देखो, आपने जो सवाल उठाया है, और ये वैसे तो प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप ये मान के चलो कि वो जो एक ऊंचाइयां होती है अपनी उपलब्धियों की, उन तक नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल। पुलिस में इसके लिए विशेष महत्व होता है। आपकी जो प्रारंभिक ट्रेनिंग होती है, जिसको आधारभूत ट्रेनिंग कहा जाता है, बेसिक ट्रेनिंग कहा जाता है, वहाँ से इसकी नींव डाली जाती है। क्यों? तो आपने देखा होगा, हर बच्चे की अनुशासन की जो शिक्षा है वो उसके परिवार से शुरू होती है। बिल्कुल। और स्कूल उसमें एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जिसमें वो अनुशासन की जड़ें गहरी करता है। लेकिन चूँकि एज ए पुलिस अधिकारी आप बेसिक ट्रेनिंग में हमें तीन चीज़ बहुत सिखाई जाती है कि एक अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक, आप अनुशासन के अनुसार अपनी दिनचर्या को सेटल करना। और सवाल ये नहीं है कि आपकी दिनचर्या अनुशासित हो, आपके विचारों में और आपकी कार्यों में भी अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। ये एक बहुत अहम बात जो है सर ने कही। भाई, सबसे पहला कि एक तो परिवार से ही अनुशासन आता है। अब चूंकि सर अभी तो रिटायर्ड है, लेकिन सर जिस परिवार से आते हैं, बहुत बड़ी फैमिली हम इसको नहीं कह सकते, खुद की मेहनत से एक जयपुर के पास बसे हुए गांव से जो है सर उनका बॉर्न एंड बॉटअप हुआ। फिर उसके बाद सर आगे बढ़े, धीरे धीरे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी और उसी अनुशासन को जो परिवार से इन्हें मिला था, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में उसको लेके आए। सर, यही जानना चाहेंगे, स्टार्टअप आपका, जो आपकी सोच जो आपने डेवलप की कि मुझे आईपीएस बनना है, मुझे क्षेत्र में जाना है, जयपुर के पास के गांव से जो है आप बिलोंग करते हैं, किस तरह का सफ़र रहा? मेरा गांव यहाँ जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है और संयोग से बहुत छोटा गांव है। उस स्थान पर स्थित है जहाँ जयपुर, नागौर और सीकर तीनों जिलों की सीमा वहाँ मिलती है। तीनों किशनगढ़ रेनवाल के पास जो एक कस्बा है उसके पास है। मैं मेरे गांव का प्रथम विद्यार्थी था जिसने 11वीं कक्षा पास की। अरे वाह! इससे पहले किसी ने भी 11वीं कक्षा पास नहीं की, तो मैं नेचुरली पहला ग्रेजुएट भी हुआ। और उस समय जो गांव का वातावरण है, जिस सामाजिक परिवेश में हम रहते हैं, वहाँ पे जो सरकारी सेवाओं के प्रति ही पढ़ने वाले बच्चों का अब मुख्य आकर्षण हुआ करता था। अच्छा। और उनमें भी विशेष रूप से प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाओं का। उसके कई कारण थे। सामाजिक महत्व और सम्मान एक कारण था, लेकिन हमारे मन में ये भी थी कि इन सेवाओं में रह के आप समाज के कमज़ोर और वंचित लोगों की ज़्यादा प्रभावी तरीके से मदद कर सकते हो। बहुत सही बात, बिल्कुल। ये बिगेस्ट रीज़न था जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मुझे प्रशासनिक या पुलिस सेवा में ही जाना है। मैं 1981 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल के लिए सर्विस कर चुका। अच्छा। उसे और राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस जो वन सेवा में भी सेलेक्ट हो चुका था। लेकिन मेरी जो दिली इच्छा थी, इवन मेरे क्षेत्र के लोगों की, मेरे मिलने वालों की, मेरे परिवारजनों की, वो कहता है कि मुझे पुलिस सेवा और प्रशासनिक सेवा में जाने का प्रयास करना चाहिए। मेरी भी मन की इच्छा थी। तो रिजर्व बैंक ज्वाइन करने से पहले मैंने
ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा की एग्ज़ाम देती थी। उसका रिजल्ट आया 82 में और मैं प्रथम प्रयास में ही राजस्थान पुलिस सेवा में मैं चयनित हो गया। और इस प्रकार से ये पुलिस सेवा मन की इच्छा के अनुरूप, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप, कुछ वातावरण और परिवेश के अनुरूप की वजह से मैंने इसको किया चयन। पुलिस सेवा के अंदर उस समय मतलब सिलेक्शन होना और चीज़ें एक बहुत बड़ी बात थी। कंपटीशन आज भी है लेकिन उस समय भी था। काफ़ी मतलब स्थितियां जो थी देखने लायक थी, सीखने लायक हैं उन चीज़ों से। इसमें साथ जानना चाहेंगे जैसे परिवार का इनपुट, क्योंकि पुलिस सेवा में आप रहे, ट्रांसफ़र्स भी होते रहते हैं, चीज़ें भी होती रहती है। एक कहते हैं कि परिवार भी जो है इधर का उधर साथ होना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें रहती है। इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? हाँ, आप जैसे कंपटीशन काफ़ी था उस समय भी, हम 67,000 अभ्यर्थी अपीयर हुए थे इस एग्ज़ाम में और 115 के आसपास टोटल सीटें थी। तो निश्चित रूप से कंपटीशन हमेशा रहा है, आज भी है। आज हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, लेकिन तब भी बहुत था। आपने जो पुलिस सेवा की ये बात की कि पुलिस सेवा निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको समाज के उन लोगों से पालना पड़ता है जो कोई असामाजिक है, कोई आपराधिक तत्व है या कोई प्रभावशाली है या नेचुरली जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं या कुछ हर प्रकार के लोग जो इसमें संगठित अपराध से भी जुड़े होते हैं, जो सब प्रकार से होते हैं। जी। तो नेचुरली उनके साथ होता है और कहीं न कहीं चूँकि आपको एक एक्शन, आपको निर्णय लेना पड़ता है, लोगों के जो अपराध करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करनी पड़ती है। तो समाज के बहुत सारे प्रभावशाली लोग आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं, जिनके स्वार्थ जुड़े हुए हैं, निज स्वार्थ है। तो इसी ट्रांसफ़र की तलवार तो हमेशा लटकी रहती है। हाँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा कि जब आपका ट्रांसफ़र हो तो आपको एक नई जगह पे आपको जाना भी पड़ सकता है। और आप जानते हो इससे बड़ी वो एक झकझोरने वाली कोई बात नहीं होती कि आप अपना पूरा सामान समेटो, एक जगह को छोड़ो जहां आपका कुछ लोगों से अटैचमेंट है, कुछ लोगों से रिश्ते बनते हैं और एक नई जगह के लिए आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। तो ये थोड़ा और साथ पूरा परिवार भी, हाँ पूरा परिवार भी, और हमसे ज़्यादा परिवार को फील होता है क्योंकि उन्हीं को सामान बांधना होता है, उन्हीं को आगे जाके एडजस्ट करना होता है नए आदमियों के साथ, नए वातावरण में, नए शहर में। तो ये एक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये उस सेवा की एक उसका पार्ट एंड पार्सल है। उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। और ये आप मान के चलो कम से कम मुझे एक बार नहीं, इसके लिए 20-22 बार ऐसा करना पड़ा सर्विस में। टोटल 36 ईयर की सर्विस थी और 20-22 बार ट्रांसफ़र होके एक जगह से दूसरी जगह से। जी, तो जब शादी होगी तब आपने मैम को बोला तो होगा कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, या वो भी मेंटली पूरे तैयार थी चीज़ों को लेके? सही बात तो है कि मैं जिस ग्रामीण परिवेश से था, जब मैं पढ़ता था तभी शादी हो गई। अच्छा। इसलिए न तो वो और न मैं दोनों इस बात के इस नहीं था कि भविष्य क्या होने वाला है। तो नेचुरली जब हम एक हो गए तो फिर बात हम जहाँ भी थे, दुख में, सुख में, उतार में, चढ़ाव में, हमें साथ ही रहना था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब साथ पूरा मिला आपको? हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस मामले में अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे अपने परिवार का उसका पूरा सहयोग मिला। सब पुलिस सेवा में रहते हुए ड्यूटी देनी पड़ती है हर स्थिति में, चाहे दंगे हो, चाहे चुनाव हो, सारी स्थितियां, हर तरह की चीज़ें देखनी पड़ती है, क्राइम भी देखना पड़ता है, सोशल एक्टिविटीज़ भी देखनी पड़ती है। कुछ ऐसे कोई आपको कोई यादगार कुछ ऐसी बातें हों जो आप साझा करना चाहें? देखो, वैसे मैं इस बहुत सारी, चूँकि एक पुलिस अधिकारी के और संयोग से जब आप DYSP रहते हो, एडिशनल SP है, और फिर मैं 7 जिलों में मुझे जिला पुलिस अधीक्षक रहने का मौका मिला। फिर उसके बाद में क्राइम ब्रांच में DIG और IG के रूप में कार्य करने का मौका। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो फिर भी मैं आपको कानून व्यवस्था की दृष्टि से, जैसे मैं सीकर DYSP था, तो सती रूप कंवर एक बहुत उस समय चर्चित प्रकरण हो गया था। उसमें हमें कानून व्यवस्था और हर दृष्टि से एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, जिसमें हमने कुशलता से उसका निर्वहन किया। इसी प्रकार से कोटा एक ऐसा इमर्जिंग सिटी था, जब मैं कोटा एडिशनल SP रहने का सिटी में मुझे 4.5 साल मौका मिला। वहाँ पे
थोड़ा युवा वर्ग में भी और एक जोश भी रहता था, और एक व्यवस्था के विरुद्ध जब भी कोई अगर उनको लगता तो वो आक्रोश व्यक्त करने में भी तेजी रखते थे। तो ऐसे कानून व्यवस्था के अनेकों मौके आए जिसमें हमें प्रभावी रूप से कार्यवाही भी करनी पड़ी, लेकिन वो जो सब था वो समाज हित में था और उस शहर के हित में था। और मैं इस बात को जैसे एक उदाहरण के लिए बताऊं कि एक बार हमारे जिला पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने कहा कि हमें यातायात सप्ताह में यातायात को की दृष्टि से कोई इफेक्टिव और ठोस काम करना चाहिए। तो मैंने ही सजेशन दिया कि हम यदि सड़क का और फुटपाथ का अतिक्रमण पूरे शहर का हटा देते हैं तो ये शहर वासियों को बहुत बड़ा योगदान होगा। और उसके बाद हमने 25 दिन तक अनवरत ऐसा अभियान चलाया कि कोटा शहर का पूरा अतिक्रमण पुलिस विभाग ने अपने, जबकि हमारा मुख्य काम नहीं था, ये नगर निगम और यूआईटी उनका होता है, लेकिन हमें पता है कि इफेक्टिव रूप से हटाने के लिए पुलिस विभाग अगर लीड करता है और उसका नेतृत्व संभालता है तो वो ज़्यादा प्रभावी तरीके से कर सकता है, और वो हमने किया, उसमें पूर्ण सफलता हासिल की। बहुत अवरोध आए, बहुत कुछ आए, लेकिन शहर खुला खुला हो गया और आम जनता को बड़ा अच्छा लगा। तो आपने इस पूरे करियर में कुछ ऐसा भी हुआ होगा सर कभी कि पहले किसी को मतलब कानून का उल्लंघन करने या किसी बात को लेके डांटना फटकारना बंद करना, कुछ इस तरह की बातें हुई, लेकिन जब पुलिस सर्विसेज ख़त्म हुई तो वही व्यक्ति कोई दोस्त भी बनाओ कोई अच्छा, उसने कहा भी हो कि साहब उस टाइम तो आपने खूब डांटा था? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसके खिलाफ मेरे को ठोस कार्यवाही करनी पड़ी या ठोस एक्शन लेना पड़ा, वो उसके बाद नहीं, उसी समय दूसरे दिन ही वो कहते थे कि उनको लगता था कि हमने कुछ गलत किया इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई की। अच्छा। व्यक्तिगत रूप से वो मेरे सहज और सामान्य संबंध उन सब से तुरंत पहले भी रहते थे और बाद में भी हो जाते थे। मतलब ऐसा कि जो हार्डकोर क्रिमिनल सी मैं नहीं कर रहा, लेकिन कानून व्यवस्था में कई बार हमें बल प्रयोग करना पड़ता, कई लगता। दूसरे दिन वो मेरे पास ठाठ से आते थे और उन्होंने कहा सर कल आपने तो बहुत एक्शन लिया। तो मैंने कहा देखो वो मौके पे एक्शन लेना हमारा अपना कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल। और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने स्पष्ट रूप से मेरे को कई बार कोटावाड़ में कहा कि साहब ऑफिस में आपसे बढ़िया कोई अफसर नहीं होता, आप पूरी बात सुनते हो, तुरंत मदद करते हो, और मौके पे आप बहुत सख्त रहते हो। तो मैंने कहा दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट, तो इसलिए व्यक्तिगत मेरी किसी से द्वेष या दुर्भावना नहीं होती थी, और ये सामने वाला समझता है। जब आप व्यक्तिगत रूप से द्वेष और दुर्भावना नहीं रखोगे, वो कभी भी किसी भी एक्शन को अदरवाइज नहीं। बिल्कुल। देखिए एक बहुत अच्छी सर ने बात कही कि व्यक्तिगत रूप से द्वेष भावना। देखिए जो इस पद पे अधिकारी जो होते हैं उनको खुला दिमाग रख के, खुली आंखें रख के सोचना और समझना होता है, और यही जो है सर ने पूरी बात की कि जो गलत कर रहा है, अब कानून के तौर पे जो अधिकारी हैं उसके हिसाब से सज़ा देनी है, वो सज़ा देंगे, जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। व्यक्तिगत तौर पे कोई बुराई नहीं, व्यक्तिगत तौर पे कोई दुश्मनी नहीं उनसे। तो इसीलिए जो है कुछ चीज़ें होती हैं वो सीखनी चाहिए। एक सर का एक और पहलू है सर एक लेखक के रूप में उभरे। कर्तव्य पथ, जो सबसे पहले तो मैं आपको मतलब मुबारकबाद भी दूंगा, शुभकामनाएं भी दूंगा कि आपने बहुत अच्छी जो पुस्तक कर्तव्य पथ वो लिखी है। कर्तव्य पथ जो है काफ़ी चीज़ें इंगित करती है, जैसे वर्ड ही है कर्तव्य पथ, और पुलिस सेवा से सर हैं। सर से ही जानना चाहेंगे उन्हीं की ज़ुबानी, सर क्या कुछ खास और किस तरह के कंटेंट को लेके जो है किताब पूरी रही है? देखो मेरा ये मानना है कि जीवन में हर आदमी की एक अपनी अलग कहानी होती है। बिल्कुल। और यदि इंसान को अवसर मिले तो उसके बारे में कुछ न कुछ कम या ज़्यादा पुस्तक ने सही, संस्मरण सही, किसी न किसी रूप में लिखना जरूर चाहिए। बिल्कुल। लिखने का उसके कई एडवांटेज हैं। जब मैंने ये पुस्तक मेरे कई शुभचिंतक, मिलने वाले, स्वजन, परिचित, वो कहते थे कि आपको कुछ लिखना चाहिए। उनको ये मानना था कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाओं के पास से देखने का मौका मिला, उनमें किसी भूमिका का निर्वहन करना पड़ा, तो निश्चित रूप से कुछ लिखने लायक है, ये ऐसा होता है। मैंने भी महसूस किया, मेरे परिवारजनों ने भी कहा कि ऐसा कुछ करना चाहिए। लिखने से पहला तो यह है कि मेरे जो मन में भाव था, अपने आप को जानना, अपना अवलोकन करना, ये एक पहला भाव था जिससे मैंने लिखने के बारे में सोचा। वैसे ही जैसे दर्पण के सामने खड़ा रह के अपने आप को प्रस्तुत करता है, वैसे ही आप लिखने के बाद आप
रियल सेंस में अपने आप के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हो, दैट है। और तीसरा क्या होता है कि इसमें आपको एक क्रिएटिविटी का अनुभव होता है, सृजनशीलता का। बिल्कुल सही। सृजनशीलता का एक फायदा है कि वो आपको संतुष्टि प्रदान करती है, खुशी देती है, और खुशी और संतुष्टि ना भी मिले तो आपको बिजी जरूर कर देती है। ये इसका एडवांटेज जरूर है। राइट सही। और चौथी चीज ये है कि मेरे जैसे मिलने वाले हैं, आप जैसे हैं, तो उनकी स्मृतियों में जब आप कोई कर देते हो तो ज़्यादा निकटता और सच्चाई के साथ आप उनकी स्मृतियों में जगह पा सकते हो। अरे बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। हाँ, निश्चित रूप से वो आपको कुछ लोगों का जुड़ाव किस रूप में हुआ, कुछ लोगों का किस हुआ, जब वो उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो ओवरऑल समग्र रूप से आपकी परिस्थितियों के बारे में और आपके कार्यों के बारे में, आपकी कमियों के बारे में, आपकी त्रुटियों के बारे में, आपकी असफलताओं के बारे में, इनके बारे में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। बिल्कुल। जब ये किताब आपने लिखनी शुरू करी, अब जो स्टार्टिंग फेज होता है सर बुक का, जो इंट्रो लिखते हैं, क्या सोच रही, किस तरह का इंट्रो आपने लिखा, क्या क्या प्रिपरेशंस करी उस चीज़ के लिए, वो जाननी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मैंने इससे पहले कभी कोई डायरी लिखने की या कोई नोट्स लिखने की मेरी आदत नहीं रही। ठीक है। ये बुक मैंने 4.5 साल पहले अपने हाथों से लिखी थी, प्रिंट अप हुई है जी। जितना भी हाँ वो अपनी याददाश्त का ही सहारा लिया है। अच्छा। हाँ, इस रूप से। और उसमें लिखने के ये था कि आप लिखते टाइम कि तथ्यों के आधार पे लिखना, उसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। पहला मेरा ये मानना है कि यदि आप में ये भाव नहीं है तो फिर लिखना नहीं चाहिए। जैसे होता है तो वो ये था कि भाई मैं अपनी आत्मा के साथ में ईमानदार रह के जो मेरे साथ में जिन से मैं एक्वेंटेड वो का, और याददाश्त के आधार पे मैंने ये किताब लिखी। और जब एक बार आप लिखने लग जाते हो तो जैसे छाया चित्र एक फिल्म चलती है तो वो जो धीरे धीरे घटनाक्रम आपको रफ्त बन जाती है। हाँ। लेखनी चूंकि ये मेरा प्रथम प्रयास है, लेखनी का स्तर उस स्तर का जैसे जनरली सामान्य लेखकों का होता है वो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए मेरे मिलने वालों को। लेकिन मैंने प्रयास किया है कि सहज भाव से, सरल भाव से जो अपन लिख सकते हैं वो लिखें। तो किस तरह की बातों का उल्लेख किया गया है उसके अंदर पूरा? ये सारा, जैसे इवन मैं आपको बताऊं कि हमारे जैसे मैंने मेरे परिवार के इतिहास के बारे में शुरू किया तो मैंने कोशिश की और मेहनत करके 3400 साल जहाँ से पहले हमारे परिवार का उद्भव होता है लोहागढ़ से, अच्छा, जो हमारे पूर्वजों का, वहाँ हमें रिकॉर्डेड जो इस स्कंद पुराण से बहुत सारे ग्रंथों से हमें डिटेल की, उसमें मेहनत की कि हमारा उद्भव हुआ कहाँ से। और लगभग 800 साल पुराने तो मेरे को सारे अपने पूर्वजों के पुरखों के नाम वगैरह सब मिल गए। अच्छा। तो मैंने सबसे पहले कहा कि मेरा परिवार, मेरे पूर्वज कौन थे, उनके बारे में जानना, अतीत का स्मरण करना, ये अपने आप में एक सुखद होता है। हाँ, लोहागढ़ जी जो जहाँ पांडवों की पांडु की गोली की, वहाँ पे 3400 साल पहले हमारे 50 जो थे वो रहते थे भाई, उनकी हम संतानें अलग अलग रही। तो इस रूप में ज़्यादातर हमारे जो हम शेखावाटी साइड में ज़्यादा रहते हैं हमारे उसके, तो वहाँ से स्टार्ट करके फिर मेरा गांव में जो फिर हमारे पुरखों की जर्नी हुई, वहाँ से खंडेला से छोटे छोटे गांव नागौर जिले में होते हुए अंततः 200 साल पहले जो जिस गांव में हम रहते वहाँ पहुँचे। वहाँ उन गांव के बारे में, अपने जहाँ एजुकेशंस के बारे में, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश की। तो रिसर्च तो हुई होगी सर काफ़ी? हाँ, मतलब मैं निस्वार्थ भाव से जो हमें मिल सकते थे, जानकारी मिल सकती थी, बिल्कुल। कुछ इसमें बड़वा जो भट्ट होते हैं वो उनके पास थी, तो ये कहीं न कहीं जितना मिल सकता था वो मैंने संकलित करने का प्रयास किया और पूरे मन से किया और पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से उसमें। हाँ जी। नहीं, ठीक है सर, ये होना भी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ जो पुलिस सेवा के दौरान जो आपके इंसिडेंट वगैरह हुए तो उसमें से भी कुछ संस्मरण वगैरह डालें अपने इसमें? निश्चित रूप से, क्योंकि जीवन के स्वर्णिम 36 साल इस पुलिस सेवा के साथ रहे, तो जहाँ भी रहते तो कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो यादगार रहती है, जिनको याद होती है, उनका मैंने उल्लेख किया। और ये स्टार्ट होता है 1983 से लेकर 1983 से लेकर आप 2018 तक। तो इसमें कुछ प्रमुख रूप से कुछ आपका सबसे फेवरेट हो जो आपको याद हो, उसका कुछ करना चाहे तो उल्लेख कुछ जानना चाहे? मैं उस घटना के विवरण में तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं कुछ घटनाओं का, जैसे मैं उदयपुर में ही था तो हमने बहुत, जैसे मैं मोटा कि
बड़े नकबजन थे उनके खिलाफ में सफल हो पाए, या किसी एक माफिया था बस माफिया, उनके खिलाफ ले पाए। इसके बाद जैतान DYSP, फिर शिकर में रहते हुए, और शिकर के बाद में फिर पाली, सोजत, अजमेर। मैंने कहा SP के रूप में मुझे झुंझुनू, अजमेर, जोधपुर सिटी, नागौर, उदयपुर, बीकानेर, गंगानगर, तो बहुत सारी घटनाएं हैं जैसे होता है जिन पे जो याद थी मुख्य उनका मैंने वर्णन भी किया। नहीं, बिल्कुल, ये एक माइलस्टोन किताब है जो आप सभी को पढ़नी चाहिए, ख़ास तौर से प्रशासनिक सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा भी जो डेली रूटीन के अंदर भी अगर हम ऐसी किताबों को, ऐसे जो पुलिस सेवा के अंदर कार्य कर चुके, इन सब की किताबों को हम पढ़ते हैं, संस्मरणों को पढ़ते हैं, तो जाहिर तौर पे हमको ज़िंदगी के मार्गदर्शन मिलता है, अच्छी चीज़ें मिलती है। जैसा कि मैंने कहा, डिसिप्लिन वे मिलता है। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं किताब के अंदर, आप भी देखिए। और हम चाहते हैं सर जल्द से जल्द जो है बेस्ट सेलर बुक जो है आपकी वो बने। और आप इसमें सोचा भी है कुछ सेकंड इसका संस्करण निकालने के लिए या कुछ चीज़ों के लिए आगे? अभी मैंने कुछ नहीं सोचा। हाँ। लेकिन अगर कुछ ऐसा परिस्थितियाँ बनी तो निश्चित रूप से सोचेंगे। और आपने जिस बुलाया, सहज भाव से बात की, मुझे अच्छा लगा। अरे सर, और लोगों से जुड़ने का मौका दिया, तो हार्दिक धन्यवाद। अब जाते जाते मैं, जो आज की युवा पीढ़ी है, आपके शब्दों में आप किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक मैसेज चाहूँगा। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा जी, कि वर्तमान समय में कंपटीशन बहुत है, लेकिन अवसर भी बहुत है। और हमेशा निश्चित रूप से हर देश की परिस्थितियाँ अलग होती है, हर समाज की परिस्थितियाँ अलग होती है। हमारे भारत में चूँकि जनसंख्या ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से कंपटीशन ज़्यादा होना ही होना है। लेकिन आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें जीवन में, और लक्ष्य वो निर्धारित करें जो आपके व्यक्तित्व के अनुरूप हो, आपकी सोच के अनुरूप हो, आपकी रुचि के अनुरूप हो। अगर आपने गलत लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप जीवन में संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि सही लक्ष्य चयन करें और उसके अनुरूप खुश होके, बिना बोझ के, बिना तनाव के, बिना दबाव के मेहनत करें। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात, उम्दा बात जो है सर ने कही कि किसी तरह का प्रेशर लिए बिना आप प्रॉपरली जानिए आपकी क्वालिटी किस चीज़ में, किस चीज़ को आप प्रॉपरली वर्किंग कर सकते हैं और उसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। तो इसी क्रम को आप लगातार चलाते हुए अपने प्रति जो काम आपको करना है, जिस पे सफलता हासिल करनी है, उसके पीछे लगे तो फिर टारगेट आप आराम से अचीव कर सकते हैं। बहरहाल सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान। एक बार फिर मिलेंगे इस पॉडकास्ट स्पेशल में एक नए गेस्ट के साथ, नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।